गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र का मतलब होता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना बहाव क्षेत्र रखता है उसको बोलते हैं अपोहा क्षेत्र। यानी कहाँ कहाँ तक उसका बहाव क्षेत्र है, कितने एरिया को वो कवर करता है, तो उसको अपोहा क्षेत्र बोलते हैं। तो इस अपोहा क्षेत्र में यानी जल का फैलाव, एक हम बोलें सीधी सादी भाषा में कि उसकी जल का फैलाव कहाँ तक है, उसको बोलते हैं अपोहा क्षेत्र। अब जल का फैलाव किस किस में होगा, या तो नदियों में होगा या झील में होगा, और तो किसी में होगा नहीं। और यदि हम अगला देखें तो समुद्र हमारे कहाँ से, तो समुद्र हमारे आसपास में है नहीं। तो हमारे जल का प्रवाह यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जल का प्रवाह अपोहा क्षेत्र जो होगा, प्रवाह जो होगा वो दो ही चीज़ों से है। पहला है नदियों से और दूसरा है झील से। ठीक है। तो राजस्थान में जो है नदियों की 3 प्रकृति पाई जाती हैं। अब उनको 3 प्रकृति कैसे, कि हमने अध्ययन करने की दृष्टि से नदियों को 3 भागों में विभाजित किया है ताकि हम समझ सकें, एक अलग डिवाइड कर सकें कि कौन सी नदी कौन से एरिया में जाती है और उसका पानी कहाँ जाता है, वो कौन कौन से ज़िले से होके जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्राम से समझेंगे जब एक एक नदी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ऑल ओवर जो होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ का अध्ययन जब हम करते हैं तो पहले एक उसका वृहद रूप देखते हैं। जब उसका वृहद रूप देखते हैं तो फिर उसको छोटे 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 पार्टों में हम उसका अध्ययन करते हैं। वृहद रूप में हमें ये मालूम चल जाता है कि चीज़ क्या है, ये कौन कौन सी नदियां हैं जो कहाँ जाती हैं, एरिया एक थोड़ा सा हमारे इंडिकेट हो जाता है। उसके बाद तो हम राजस्थान का मैप बनाएंगे, बंगाल की खाड़ी भी दिखाएंगे आपको, अरब सागर भी दिखाएंगे, इंडिया का मैप भी बनाएंगे, ताकि आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ जाकर जो है वो प्रभावित होती है, बहती हैं, और जाकर इनका जल जो है वो निस्तारण कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा ऑल ऑफ व्यू जो होता है, इसके बारे में जो पूरे हमारे व्यूज़ हैं कि कहाँ तक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं राजस्थान में जो कैसी अंतः प्रवाह, जो जहाँ बहती हैं वहाँ से थोड़ी दूर चलती है और वहीं पर वो क्या हो जाती हैं, ज़मीन में चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त जिसको बोलते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद ही। और वो नदियाँ कब होती हैं, जो सदा नीरा नदियाँ होती हैं, जो सदा बहती रहती हैं, वो नदियाँ तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे क्योंकि उसमें कंटिन्यू पानी आता रहता है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, तेज़ बरसात होगी तो पानी पहाड़ वगैरह से उतरता है, नदी नाले वगैरह जो मिलते हैं उससे एक छोटी सी नदी का रूप ले लेती है वो, और वो नदी को हम क्या बोल देते हैं फिर अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो यदि हम देखें पूरे राजस्थान की नदियों का, यदि हम चार्ट देखें, मैप देखें, तो राजस्थान की 3 नदियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग हमने क्या बनाया, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यदि हम इंडिया का एक छोटा सा मैप देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये जो हैं, जो नदियां हमारे राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये डिवाइड कर रहा है, यानी कुछ नदियां तो यहाँ आके ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों, क्योंकि इधर से जो नदियां निकलती हैं हमारी, इनमें आके मिल जाती हैं ये। ठीक है, ये नदियां आके मिलती हैं और फिर ये जाके पानी कहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं हम, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है ये। और कुछ नदियाँ क्या होती हैं, यानी इधर से राजस्थान की भी कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ एमपी से इधर से जाती हैं, कुछ ऊपर से निकलती हैं, और ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। यानी अरावली पर्वतमाला के पूर्व की जितनी भी नदियाँ हैं, ऐसा तो है नहीं कि नदी जो है उच्च क्षेत्र को उलांग कर उधर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो पहाड़ है अरावली पर्वत, तो पहाड़ के इधर वाली नदियों का बहाव कैसे होगा, इसका बहाव जैसे ऐसे होगा, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, क्योंकि दक्षिण से पहले उत्तर की ओर जाते हैं फिर ये बहती हैं। तो इनका बहाव क्षेत्र भी यदि हम देखते हैं तो बहाव क्षेत्र भी कैसे होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ। और यदि दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि ये नदियाँ कौन सी होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो अरावली के पूर्व की नदियाँ होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमारी क्लियर हुई कि हमारा जो है अरावली की जो पूर्व वाला पार्ट है उसमें जो नदियाँ बहती हैं वो सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में क्योंकि हमारा बहाव क्षेत्र इतना ज़्यादा नहीं है, चंबल है जो थोड़ा सा लेके आती है, और तो बहाव क्षेत्र हमारा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सहायक नदियाँ बन जाती हैं बड़ी नदियों की, और फिर वो जाके सारा पानी कहाँ पर विसर्जित होता है, इनका बंगाल की खाड़ी में। यानी कि कुछ नदियाँ जो हैं वो हमारी बंगाल की खाड़ी में, और उनका विभाजन किससे होता है, अरावली पर्वतमाला से। तो ये पूर्व की ओर गिरती हैं। तो एक पार्ट में तो हमने रखी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ।
अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है नदियां हैं, जिन अरावली का पूर्व प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं जिनको हम, और वो कौन कौन सी नदियां हैं? अरावली के पूर्व में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, वो सारे हम चार्ट से, मैप से, उनकी सहायक की सब देखेंगे हम। लेकिन हम एक बार सारे उनके जो मेन नदियां हैं उनके नाम हम ले लेते हैं आपको, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो हमें ऑल ओवर तो मालूम होना ही चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वैसे अलग से जब हम पढ़ेंगे तो और चीज़ें अच्छे हमें याद होंगी। तो पहली है चंबल, जो नीचे से आती है मध्य प्रदेश से, और अपने यहाँ से चित्तौड़गढ़ से जाती हुई फिर जाकर ये बाहर निकल जाती है, जाके किस में मिल जाती है? ये यमुना नदी में, ठीक है, यमुना गंगा की सहायक है, और जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी मेन नदी जो है चंबल, और चंबल क्या है? चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, सबसे अधिक जल प्रवाह इसी का होता है, चंबल नदी का। यदि मैं बोलूँ आपको कि राजस्थान के अंदर से ही प्रभावित होने वाली, यानी राजस्थान के अंदर ही बहने वाली नदी है यदि है, और उसमें बेटा अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा आपको, सारा बता दूंगी, एक बार आप सुन लीजिए ना। तो क्या होगा? यानी चंबल नदी जो हमारी है ये कैसी है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक जल का प्रवाह करती है, राजस्थान में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं कि राजस्थान के अंदर ही बहने वाली, राजस्थान के अंदर ही, चंबल तो राजस्थान के अंदर ही नहीं बहती है, वो तो एमपी में बहती है, फिर राजस्थान में बहती है, फिर उधर से निकल जाती है। जबकि बनास नदी कैसी है? राजस्थान के अंदर ही बहती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तो बनास आएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी, जो राजस्थान में बाहर से आती है, सब जगह बहती है, वो सबसे बड़ी जिसका जल का बहाव जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जल स्तर होता है, वो किसका है? चंबल नदी का। राजस्थान की नदी जो राजस्थान के अंदर ही बहती है वो बनास सबसे बड़ी है। और वैसे देखा जाए कि सबसे बड़ी नदी राजस्थान के लिए देखा जाए तो कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल और बनास, बनास हमारे अरावली पर्वत से निकलती है, चंबल साउथ हमारे नीचे से आती, दक्षिण से आ रही है। उसके बाद जो आती है ये काली सिंध और पार्वती, ये सारी वहीं से निकलती हैं अरावली पर्वतमाला से, ठीक है। उसके बाद जो है बाणगंगा है, बेड़च है, खारी है और गंभीरी है, ये सारी मैं बता दूंगी अरावली पर्वतमाला से निकलती कहाँ कहाँ से जाती है, हम इनका स्थिति इंगित करेंगे जब। लेकिन एक बार हम ऑल ओवर देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी नदी चंबल, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास, बनास के आगे कौन सी? काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, बाणगंगा से बेड़च। यानी यदि हम B3 है, इसमें आपको ध्यान यदि आप करना चाहें तो ये शॉर्ट के रूप में B3 का मतलब क्या हो गया? B3 का हो गया बनास, बाणगंगा और बेड़च। शायद आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। 3 होगी B3 का मतलब होगा बाणगंगा, बेड़च और बनास। फिर हमारी आती है खारी, गंभीरी, खारी, गंभीरी, चंबल और पार्वती, काली सिंध। ये हमारी 4-5 नदी और बच जाती हैं यदि हम 3 को हटा देते हैं। तो इस तरह से इसमें 8 नदियां हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र जो है वो किस में आता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के प्रवाह क्षेत्र में 8 नदियां हैं, 3 B3 हैं। उसके बाद चंबल सबसे बड़ी है, 4 आपकी याद हो गई हैं, 5 और आपको याद करनी है। 5 में आती है काली सिंध आती है, काली सिंध के बाद कौन सी आ जाती है? खारी आ जाती है, गंभीरी आ जाती है और पार्वती आ जाती है, ठीक है। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, खारी, गंभीरी। और यदि आपको फिर भी याद नहीं होता तो कै ख गै, समझ गए? कै ख घ तीनों हो गए, B3 कै ख घ, और उसके बाद आपको चंबल और पार्वती तो वैसे ही याद हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक। तो यदि हमें याद करनी है ये नदियाँ तो B3, उसके बाद कै, ख और ग, कितनी हो गई हैं? 6 नदियाँ हो गई हैं। एक नदी बच गई है हमारी, 2 बच गई हैं, पार्वती और चंबल। चंबल सबसे बड़ी आई गई है, एक पार्वती आपको जो है वो याद करनी है, उसके अलावा आपकी सारी नदियाँ आपको याद हो जाएंगी। जब भी मैं आपसे पूछूं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है तो आपको तुरंत बताना है कि B3 प्लस कै ख घ, चंबल,
पार्वती। शायद याद हो गई होंगी आपको 6 की 6 नदियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आपको नदियाँ भी बता दिया, ये 8-9 नदियाँ हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब अरब सागर जब हम मैप देखते हैं तो अरब सागर का यदि हम मैप देखते हैं तो अरब सागर कहाँ पे है? अरब सागर इधर है, ठीक है, यही तो है या नहीं है? इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान कहाँ है? राजस्थान, ये राजस्थान आ गए, यहाँ पे दिख गया भारत में राजस्थान। अब इसमें क्या करना है हमें, यानी ये अरावली पर्वतमाला आ गई, आ गई। अब ये नदियाँ इधर गिरी गई जिनका आपको मैंने 9 नदियों का नाम बता दिया है, 3B, कैखग है और चंबल और पार्वती। उसके बाद जो नदियाँ आती हैं यानी कि अब इधर की नदियाँ आएंगी। इनका बहाव क्षेत्र कैसे होता है? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर हो गए तो इनका बहाव क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। और ये निकलती तो सारी, जैसे यहाँ अजमेर है, नाग की पहाड़ी है, मैंने लिखवाया था नाग की पहाड़ी अजमेर में है, आपको तारागढ़ की पहाड़ी, नाग की पहाड़ी सब अजमेर में लिखवाया था। तो ये नाग की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? जो लूनी नदी। तो यानी मैं बोलूँ यहाँ के अपवाद अंतर में यदि सबसे बड़ी नदी है तो लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी का इस क्षेत्र का अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है। लूनी नदी आ जाती है, यहीं से फिर और नदियाँ सारी जो हैं इससे इधर से निकलती, इधर से निकलती, 1-2 नदी यहाँ से जो है साबरमती और पश्चिमी बनास जो है यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, साबरमती, बनास। उसके बाद जो है ये राजस्थान है हमारा, और यहाँ पे कौन सा है? ये पार्ट हमारा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में यहीं पे माही, सोम और जाखम। सोम और जाखम जो हैं वो माही की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सोम और जाखम जो है माही की सहायक नदियाँ हैं। और आपको लोकेशन मैंने बताई दी कि कैसे निकलती हैं। तो लूनी नदी है, सबसे पहले इधर से निकलती है अजमेर के। लूनी नदी के बाद जो है सोम, माही, जाखम, ये किसकी हैं? माही नदी की दोनों सहायक नदियाँ हैं, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। याद हो जाना चाहिए कि माही की 2 हैं, सोम और जाखम। ये यहाँ पे है इनका पार्ट, ये रहा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का एरिया है, वहाँ पे बहती हैं ये। उसके बाद जो आती है साबरमती और पश्चिमी बनास, ये यहाँ पे है। साबरमती और पश्चिमी बनास जो है, जैसे जालोर और इसके ऊपर वाला बाड़मेर का जो एरिया है वहाँ पे जो है साबरमती और पश्चिमी बनास बहती हैं। तो ये सारी नदियाँ होगी। एक आपको याद करें, लूनी जो सबसे बड़ी है इस एरिया की बहाव क्षेत्र में, माही करनी है, माही की 2 सहायक नदियाँ हो गई, सोम और जाखम हो गई। उसके बाद जो है साबरमती और पश्चिमी बनास, तो ज़्यादा नहीं है। अब इस लूनी नदी और पश्चिमी बनास के बारे में जो है वो ये है कि ये दोनों नदियाँ, लूनी नदी, ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है, ये लूनी नदी और ये पश्चिमी बनास नदी, ये दोनों नदी कहाँ? जो गुजरात में कच्छ का रण क्षेत्र है, दलदली भूमि बोलते, जहाँ समुद्र से पानी आकर वो दलदल में बदला हुआ है। तो इस दलदल के क्षेत्र में, कच्छ का जो रण है, दलदल का क्षेत्र, उसमें आकर क्या होती हैं? ये उसी में जाकर समाप्त, लुप्त हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है कि कच्छ के रण में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो आपको जवाब देना है कि कच्छ के रण में जो है वो लूनी नदी और पश्चिमी बनास जो है कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है, ठीक। तो कच्छ के रण में कौन सी है? लूनी और पश्चिमी बनास। उसके बाद साबरमती से साइड में निकलती हैं, और माही की 2 हैं, सोम और जाखम। कितनी सी नदियाँ होंगी आपको वैसे याद हो गई होंगी, ये तीनों साइड में होंगी। तो मैप बनाएंगे जब इनका अलग अध्ययन करेंगे, ये लूनी आ गई, यहाँ से माही आ गई, पश्चिमी वो क्या ना, माही के सोम और जाखम हो गई। और इनमें से 2 नदी लूनी और पश्चिमी बनास जो हैं वो कच्छ के रण में गिरती हैं, ठीक है। तो शायद आपको याद हो गई होंगी हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। इनका बहाव क्षेत्र मैंने बता दिया कि ये जो है अरावली के पश्चिम भाग से निकलती हैं, और इनका जो है ये कैसे पूर्व से और पश्चिम की ओर बहती हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती थी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि ढलाव इनका यहाँ है। अब एक तीसरा पार्ट और बच गया है हमारा, वो तीसरा पार्ट क्या है? अंतः प्रवाह की नदियाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी है, ठीक है। तो आपको रटनी है ये चीज़ें कि अंतः प्रवाह की नदी कौन कौन सी हैं। तो अंतः प्रवाह की नदी कौन सी, यदि हाँ इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, वो घग्गर नदी, जो कहते हैं कि जो पहले प्राचीन समय की जो हमारी सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी के पेट में ये बहती है, यानी उसी के आसपास जो उसके ऊपर ये बहती है घग्गर नदी।
यानी सरस्वती नदी यहाँ पे बहती थी पहले, जो आज विलुप्त हो चुकी है, और उसी के ऊपर ये बहती है घग्गर नदी। और ये बहती कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। और जब तेज़ बारिश आ जाती है, बहुत तेज़ बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, तो फिर ये हनुमानगढ़ से जाके और ये गंगानगर में चली जाती है। और गंगानगर के 2 स्थान है जहाँ तक इसका पानी पहुँचता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो घग्गर नदी का पानी कहाँ तक जाता है? तो कहाँ तक जाता है? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक। ठीक है, गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक इसका पानी जाता है। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि घग्गर नदी इसमें यानी यहाँ ऊपर से बहती है। गंगानगर हनुमानगढ़ तो यही है ना, तो घग्गर नदी यहाँ से बहती है। यानी एक तो हमारी जो महत्वपूर्ण नदी है वो घग्गर नदी है, अंत प्रवाह की नदी, जो मेनली तो हनुमानगढ़ में बहती है। जब बाढ़ की स्थिति आती है तो गंगानगर में भी होती है। और गंगानगर में वैसे कोई नदी नहीं है, आपको बता दूं मैं, गंगानगर में कोई नदी नहीं है। गंगानगर में जब बाढ़ की स्थिति आती है तो घग्गर नदी ही जाती है, इसके अलावा गंगानगर में कोई नदी नहीं है। उसके अलावा अंत प्रवाह की दूसरी नदी है साबी नदी। ये साबी नदी जो है जयपुर के बैराट की जो पहाड़ियाँ यहाँ से आसपास से निकलती है, और यहाँ से होती हुई कोटपुतली, बहरोड, और यहाँ से जाती हुई ये जाके हरियाणा में मिल जाती है, हरियाणा तक जाती है साबी नदी। उसके बाद जो है काकनी नदी है और कातली नदी है। ये काकनी नदी जो है ये नदी सीकर झुंझुनू जो एरिया है उसमें बहती है। कातली जो है, कातली जैसलमेर साइड में बहती है। और उसके बाद है मेंथा, बांडी और रूपानगढ़, ये और नदियां हैं अंतः प्रवाह की। अभी कहाँ बहती हैं ये हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि अंतः प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। घग्गर पहली हो गई है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे साबी नदी है, काकनी है और कातली है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, काकनी अलग है, कातनी अलग है। उसके मेंठा है, उसके बाद बांडी है और उसके बाद रूपानगढ़ है। ये सारी क्या है? हमारे अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं हम। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 3B प्लस कैखैग है, ठीक। उसके बाद चंबल और पार्वती। यदि दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, लूनी आ गई और पश्चिमी बनास। लूनी और पश्चिमी बनास दोनों का है कच्छ के रण प्रदेश में गिरती हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि लूनी के बाद जब पश्चिमी बनास होगी जब भी तो दोनों एक साथ गिरेंगी। यदि पीछे होगी तो वो कैसे आएगी वहाँ तक पानी? वो वहाँ जाके समुद्र में गिर जाएगी। लूनी आती है, फिर पश्चिमी बनास आ जाती है, पश्चिमी बनास इधर चलते साबरमती आ जाती है, और फिर माही आती है। माही की 2 नदियाँ सहायक हैं, सोम और जाखम। ये कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदी। फिर आती है हमारी अंतः प्रवाह की नदी। तो अंतः प्रवाह की नदी सबसे पहले हमारी घग्गर आती है, घग्गर के बाद साबी आती है, काकनी आती है, कातली आती है, बेंथा आती है, बांडी आती है और रूपानगढ़ आती है। ठीक है, तो नदियाँ का शायद एक आपको मैं पूछूं कि नदियाँ कौन कौन सी राजस्थान में, उसका तो आपको मालूम चली गया कि राजस्थान की ये नदियाँ। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कहाँ से निकलती, निकलना तो बाद की बात है, जब हमें मालूम तो चले चीज़ क्या है वो। उसके बाद हम उनके सोर्स याद करेंगे, कहाँ से निकलती है, कौन कौन से ज़िले से जाती है, उन पर कौन से डैम बने हुए हैं, कौन सा डैम सबसे बड़ा है, कौन से विद्युत उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे इसी में। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं इनमें कि राजस्थान के 2 ज़िले हैं, वैसे तो 3 हैं, गंगानगर भी है, लेकिन गंगानगर को जो है घग्गर नदी ने जो है इस लिस्ट से हटा दिया है। घग्गर नदी जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो गंगानगर में पहुंच जाती है। अन्यथा 2 हैं हमारे, चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर दोनों हमारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई नदी प्रभावित नहीं होती है, कोई प्रवाह क्षेत्र नहीं है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑप्शन में कि नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो चूरू, और ये तो आपको ध्यान रहेगा ही कि चूरू में और बीकानेर में तो कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो 2 नदियां ऐसी हैं, चूरू और बीकानेर, जहाँ पे कोई जल प्रवाह नहीं होता है। और राजस्थान के अन्य सर्वाधिक जो ज़िले हैं उन सब में क्या होता है? जल प्रवाह होता है। अब यदि हम बात करें कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, बात करी थी अभी मैंने, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः वर्ड आएगा तो नोट कर लीजिए आप, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो चंबल नदी है। पूर्णतः जो है, पूर्णतः सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास,
और वैसे राजस्थान की यदि देखा जाए, राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। अब आती हैं कि सर्वाधिक जो नदियां हैं वो कौन से हमारे संभाग में हैं। तो ये भी लिख लीजिए कि कोटा संभाग जो हमारा है, यानी कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा क्या है हमारी नदियाँ। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बांध जो हैं वो कौन सी नदी पर बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बांध भी स्टूडेंट चंबल नदी पर बने हुए हैं, क्योंकि जल प्रवाह सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसी पे बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बांध किस पे हैं? चंबल नदी पे हैं। और सर्वाधिक नदी कौन से संभाग में जाती है? कोटा संभाग में बहती हैं। और क्या है? सर्वाधिक जिलों में बहने वाली जो नदियां हैं, सर्वाधिक जिलों में, सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली नदियां हैं वो 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां चंबल है, चंबल के बाद बनास और लूनी। ठीक है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिलों में बहने वाली कौन कौन सी हैं? चंबल है, जो बड़ी बड़ी नदियां मैंने बोला ही था आपको, बनास है, और तीसरी कौन सी है? लूनी। ये मैंने बोला भी था कि ये राजस्थान की सबसे नदी, पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे बड़ी नदी, और यदि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है तो वो किसका है? लूनी नदी का। तो सबसे बड़ी नदियाँ सबसे ज़्यादा में बहेंगी। और ये कितने जिलों में बहती हैं? ये जो है 6 जिलों में बहती हैं। यानी तीनों ही नदियाँ हमारी जो हैं वो 6 जिलों को कवर करती हैं। उसके बाद जो हमारा आता है कि हमारा जो यहाँ पे है 60% भाग जो है वो अंतः प्रवाह नदियों का है। ठीक है। 60% भाग पर हमारी अंतः प्रवाह नदियाँ हैं। अंतः प्रवाह होने वाली नदियों का जो एरिया है वो कितना है? 60%। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अंतः प्रवाह क्षेत्र किसका है? अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, या अंतः प्रवाह? तो अंतः प्रवाह का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है, वो कितना है? 60%। उसके बाद जो है हमारी जो है अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है वो है चंबल। अंतर्राज्य सीमा बनाती है कौन सी है? चंबल नदी जो है वो हमारी अंतर्राज्य सीमा कैसे बनाती है? जैसे मैंने ये मैप बनाया, मैंने यहाँ से बोला आपको कि ये यहाँ से जाती है और ऐसे ऐसे थोड़ी दूर दोनों की सीमा पे ऐसे बहती है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे निकल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर्राज्य यानी 2 राज्यों की सीमा पर बहती हुई राज्यों को अलग करती है। ऐसी नदी कौन सी है? अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली नदी हमारी है कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन कौन से राज्यों के बीच अंतर्राज्य सीमा बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बनाती है? ये अंतर्राज्य सीमा बनाती है। उसके बाद जो है और कौन सी नदियां हैं जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है? यानी राजस्थान में और कोई नदी नहीं है जो अंतर्राज्य सीमा बनाती है। उसके बाद आती है सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं इनके संगम पर कौन है? बेणेश्वर धाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सोम, माही, जाखम, इनके तीनों के उस पे क्या है? बेणेश्वर धाम है, जो इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। आदिवासियां जो हैं उनके लिए कुंभ है। आदिवासियों के यदि कोई मर भी जाता है तो अस्थियों का विसर्जन भी आदिवासियों के गंगा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब मर जाते थे उनके जो अस्थि जो हैं उनको इसी में विसर्जित करते हैं ये। तो बेणेश्वर धाम कहाँ है? सोम, माही, जाखम, तीनों के संगम पर जो है वो बेणेश्वर धाम भी है। सोम, माही, जाखम के बाद जो है हमारा जो है एक मैंने बोला भी था आपकी भीनमाल प्रपात। भीनमाल प्रताप जो है वो कहाँ पे है?
तो भीनमाल प्रताप जो है हमारी चंबल नदी पर है, और चंबल नदी पे कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़। मैंने जब कल बोला था आपको कि भैंसरोडगढ़ आपका चंबल नदी का जब मैं पढ़ाऊंगी तो भैंसरोडगढ़ आएगा, तो भैंसरोडगढ़ पे ही क्या है? चंबल चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, तो चंबल चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़। और कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर है। ठीक है, तो आज हमने एक नदियों का एक डिवाइडेशन देखा है कि कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। उसके अलावा जो है अगला जो हमारा था वो झील थी, और राजस्थान में 2 प्रकार की झील पाई जाती हैं, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील वो हैं कि हमारा जो है टेथित सागर का जो है वो भाग रहा है, और टेथित सागर का भाग होने के कारण यहाँ लवणता पाई जाती है मिट्टी में, लवणता के कारण यहाँ पे क्या नमक का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हमने 2 प्रकार की झीलों का निर्माण जो हमारे राजस्थान में होता है उनको 2 भागों में हम पढ़ेंगे, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। उससे पहले जो है हम कल जो है आगे जो है वो पढ़ेंगे चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, इन सब नदियों का हम अलग से एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें सहायक नदियों को भी उनमें अटैच करेंगे, कौन सी नदी कहाँ से मिलती है, क्योंकि वो जहाँ मिलती कई बार उन पे क्या है जलप्रपात भी बने हुए हैं या डैम भी बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।